ओके दोस्तों, सरफेस केमिस्ट्री में आज उस टॉपिक पर बात करेंगे पहले जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, उसमें गलती करते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे थे, जिसमें नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का ओरिजिन कहाँ से हुआ कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर, इसके ऊपर अलग अलग व्यूज़ रहे हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि फ्रिक्शन होता है डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स और डिस्पर्स्ड फेज में, उसकी वजह से चार्ज हुआ है। कुछ कहते हैं डिसोसिएशन होता है, फिर बाद में एसोसिएशन होता है जिसकी वजह से चार्ज आता है, या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वजह से आता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा व्यू जो एक्सेप्टेड है, जो माना जाता है, वो है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये क्लियर कर लो प्रेफरेंशियल का मतलब क्या है। जैसे हम केमिस्ट्री का नियम पढ़ते हैं ना, लाइक डिजोल्व्स लाइक, ये ठीक वैसे ही बात है कि जिस कोलोइडल सॉल्यूशन के लैटिस में जैसे आयंस होंगे वो अपने जैसे ही सिलेक्ट करता है और उसी टाइप का फिर सॉल्यूशन बनाता है। पॉजिटिव टाइप का भी बन सकता है, नेगेटिव टाइप का भी बन सकता है, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसकी अगर हम बात करें, सिल्वर नाइट्रेट में KI का सॉल्यूशन आप बनाओ तो सोल जो बनेगा वो बनता है AgI का। तो दोनों टाइप के बनेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सी चीज़ को आप एक्सेस ले रहे हो। सपोज ये आपने एक्सेस लिया, अगर KI आप एक्सेस लेते हैं, इट मीन्स यहां पर जो I है वो किस में है, एक्सेस में है, यानी कि ये डिस्पर्शन मीडियम में प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट है I नेगेटिव, तो आपके पास AgI और AgI नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव टाइप का सोल बनेगा। और अगर आपके पास एक्सेस में ये है AgNO3, मीन्स एक्सेस में आपके पास Ag है, तो सोल कैसे बनेगा, AgI और Ag2 पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेस में है तो इसको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये आपका पॉजिटिव टाइप का सोल बनेगा, ये नेगेटिव टाइप का सोल बनेगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा एग्जांपल है FeCl3 के साथ हॉट वाटर की रिएक्शन आप करवाते हो तो ये बनेगा Fe3 पॉजिटिव, इसमें प्रेजेंट होता है एक्सेस में, तो ये पॉजिटिव टाइप का सोल बनेगा। अगर इसी को FeCl3 को आप NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ OH माइनस यहाँ से ज़्यादा मिलेगा आपको, ये एक्सेस में होगा तो ये नेगेटिव, यानी कि OH माइनस यहाँ पर ज़्यादा होगा, मीन्स माइनस ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव टाइप का सोल होगा। याद रखो, कोलोइडल पार्टिकल्स में जब ये ऐसा होता है तो ये 1 मार्क्स में बहुत बारे क्वेश्चन पूछते हैं, जेटा पोटेंशियल क्या है या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो शुरू में तो क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिसमें पॉजिटिव आयन भी हैं और नेगेटिव आयन भी हैं जो सरफेस के ऊपर हैं, जिसकी वजह से एक फिक्स लेयर बनती है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही डिस्पर्शन मीडियम के साथ वो मिक्स होगा तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा उस फिक्स लेयर के ऊपर, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक डिफ्यूज्ड या मोबाइल लेयर, एक तो पहले थी, एक डिफ्यूज्ड या मोबाइल लेयर और बन जाती है ऊपर। तो 2 लेयर्स बन जाती हैं, एक तो होगी फिक्स, एक होगी मोबाइल लेयर, यानी कि डिफ्यूज्ड। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को कहा जाता है जेटा पोटेंशियल। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी कोलोइडल सॉल्यूशन की है कोगुलेशन। इसमें क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं और फिर वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का रूप ले लेते हैं, जिसको कहा जाता है कोगुलेशन। इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, जिसको डिसाइड करेगा हार्डी एंड शूल्स रूल। और ये कहता है कि जितना अपोजिटली चार्ज आयन ज़्यादा होगा, चार्ज जिसके ऊपर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कोगुलेशन ज़्यादा करेगा। सपोज आपको ये दिए गए हैं, इस बेस पे आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। Al है, Ba है, Na है, तो इसका मतलब सीधी सी बात ये होगी, Al के ऊपर कितना है, 3 पॉजिटिव, तो ये मानो 3 वैलेंसी है, 3 पॉजिटिव, तो ये 3 नेगेटिव को पकड़ सकता है और कोगुलेट हो सकता है। इसकी बजाय इसके पास 2 हैं बेरियम के पास, तो ये 2 को ही पकड़ पाएगा, नहीं कम होगा। Na के पास केवल 1 है तो 1 नेगेटिव को ये पकड़ पाएगा। तो जितना अपोजिट चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही वो दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, कोगुलेशन बढ़ता जाएगा। सिमिलरली यू कैन आस्क इन नेगेटिव टर्म्स ऑल्सो। तो सपोज आपको SO4 दे दिया, Cl दे दिया, तो आप जानते हैं SO4 के ऊपर -2 चार्ज है, इसके ऊपर -1 है, इसका चार्ज ज़्यादा है, ये 2 पॉजिटिव आयंस को पकड़ सकता है जबकि वो 1 को ही पकड़ पाएगा, इसलिए इसका कोगुलेशन ज़्यादा होगा। इस बेस पे आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट इमल्शंस होते हैं। तो इमल्शन क्या होते हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड, यानी कि डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है,
दे आर ए टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस ऑल्सो। और डिस्पर्शन मीडियम भी क्या होता है, लिक्विड होता है। 2 टाइप्स के होते हैं, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर का मतलब ऑयल है इन वाटर, वाटर के अंदर, तो वाटर डिस्पर्शन मीडियम है, यानी कि सॉल्वेंट है, ऑयल उसमें कम है, जैसे एग्जांपल मिल्क है या वेनिशिंग क्रीम्स वगैरह होती हैं। दूसरा है वाटर इन ऑयल, यानी कि वाटर कम है, ऑयल ज़्यादा है, इन ऑयल का मतलब ऑयल के अंदर है, वाटर कम है, जैसे बटर है या कोड लीवर ऑयल है, ये इसका एग्जांपल है। याद रहे कई बार इमल्शन के लिए हमें कुछ एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो इमल्सिफिकेशन करवाते हैं, जिनको इमल्सीफायर्स कहा जाता है। और कई बार जो लिक्विड जिनसे मिलकर ये बना हुआ है उनको हम अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डीमल्सिफिकेशन। कोलोइड्स वैसे कम पूछा जाता है, कहीं कहीं पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम आते हैं, तो मेडिसिन्स हैं, जो लिक्विड मेडिसिन हम लेते हैं वो कोलोइड्स होती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में जैसे पेंट है, इंक है, रबड़ है, प्लास्टिक है, सीमेंट है, ये भी कोलोइडल सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। जैसे पेंट आप कोई भी लेकर आते हैं घर पे करते हैं तो कोलोइडल सॉल्यूशन में होता है। इसके अलावा टैनिंग इंडस्ट्री है या फिर प्यूरिफिकेशन है, इन सब चीज़ों में कोलोइड्स यूज़ होता है। कुछ इजी डेफिनेशंस टाइप क्वेश्चन है, जैसे एडजॉर्प्शन क्या है कि कोई भी जो सरफेस है इसके ऊपर एक्यूमुलेशन यानी कि पहले आना और फिर वहीं रह जाना, यानी कि टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द पार्टिकल्स। किसी भी सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वहीं पर रह जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब जो आता है वो कहलाता है एडजॉर्बेट, और जिसका सरफेस होता है वो होता है एडजॉर्बेंट। जैसे कि मान लिया वाटर वेपर्स हैं और सिलिका जेल के ऊपर आ गई, तो सिलिका जेल जो है वो एडजॉर्बेंट है, और बेंट यानी कि बेंट होगा बेचारे के ऊपर, ज़्यादा बोझ बढ़ गया, बेंट होगा वो बिल्कुल, और जो आएगा वो क्या है, वो एडजॉर्बेट है। और जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन क्या है, क्या हुआ, वाटर वेपर सिलिका जेल के ऊपर लगे हुए हैं, आपने इनको रिमूव कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया एडजॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस, तो वो क्या कहलाता है, डिजॉर्प्शन। कई बार दोनों बातें होती हैं, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब बल्क में मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, जैसे कि रुई के ऊपर पानी आप डाल दें तो उसके अंदर बल्क में भी पानी चला जाएगा लेकिन सरफेस पर भी रहता है। तो दोनों प्रोसेस जब हो रहे हों, एब्जॉर्प्शन भी और एडजॉर्प्शन भी, तब उसको कहा जाता है जॉर्प्शन। 2 तरह का एडजॉर्प्शन मेन है, फिजिजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन, ये 2 टाइप्स हैं, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। इसमें वांडरवाल फोर्सेज होते हैं, बहुत वीक होते हैं, इसमें केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, जो सरफेस है इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आते हैं और बॉन्डिंग हो जाती है। याद रहे कि केमिजॉर्प्शन बिना फिजिजॉर्प्शन के नहीं होगा, पहले वो होगा, इसके बाद केमिकल बॉन्ड आके बनेंगे। ये कोई स्पेसिफिक नहीं, नेचर में स्पेसिफिक है, ये रिवर्सिबल है, यानी कि सरफेस के ऊपर आए गए चलता रहता है, वो इरिवर्सिबल है क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस पर कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाती है, कंपाउंड्स बन जाते हैं, इसलिए ये इरिवर्सिबल है। जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स को गर्मी लगेगी, बेचारे जो हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये यहाँ से चले जाएंगे, मीन्स एडजॉर्प्शन का रेट कम हो जाएगा, जबकि इसमें बढ़ेगा क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन वहाँ पर बढ़ जाएगी, तो केमिजॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा। इसमें मल्टी मोलिकुलर लेयर बनती है, यानी कि एक लेयर फिर ऊपर दूसरी लेयर, इस तरह से फिर तीसरी, इस तरह से लेयर्स बनती हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो जब सरफेस बिल्कुल ऑक्यूपाई हो जाएगा उसके बाद ये एडजॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। लास्ट है, इसकी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कम है, 20 to 40 किलोजूल पर मोल्स, इसकी 400 किलोजूल मोल्स तक पहुंच जाती है। देखो एडजॉर्प्शन के बारे में आइसोथर्म भी 1-2 दिए हुए हैं, आप डिटेल इनके वीडियो देख सकते हैं, मैंने डाले हुए हैं। जल्दी से 1 मिनट में समरी में आपको बता रहा हूँ। फ्रेंडलिक ने एक एडजॉर्प्शन का आइसोथर्म दिया, मीन्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। इसने ये बताया कि क्या रिलेशन है, ग्राफ प्लॉट किया इसने, मास यानी कि एडजॉर्प्शन का रेट और प्रेशर के बीच में, जहाँ पर x क्या है गैस का मास है और m क्या है एडजॉर्बेंट का है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर 1/n। इसको हटाया तो k आ गया, तो k और n ये चीज़ें क्या हैं, ये तो हैं कॉन्स्टेंट्स हैं। x/m क्या है, वो जितना एडजॉर्प्शन हुआ है उसका मैग्नीट्यूड होता है ये। और आखिर में बात कर लेते हैं कैटालाइसिस की। तो कैटलिस्ट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को
अफेक्ट करते हैं, वो उसको बढ़ा भी सकते हैं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं, वो उसको कम भी कर सकते हैं तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट हैं। इसके अलावा कैटालाइसिस की दो फॉर्म्स हैं, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। तो जिस फॉर्म में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसी फॉर्म में कैटलिस्ट है, उसी स्टेट में है, जैसे कि ये गैसियस हैं, ये गैसियस है, ये भी गैसियस है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स और ऑल आर इन गैसियस फेज, तो अपना कैटलिस्ट भी कैसे है, गैसियस फेज में है, तो ये होमोजीनियस कैटालाइसिस कहा जाएगा। हिट्रोजीनियस क्या होगा, हिट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, तो ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस में है, ये भी गैसियस, लेकिन यहाँ पर अपना कैटलिस्ट किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड में है, तो ये कहा जाएगा हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसके अलावा ये दो बातें भी आपको याद रखनी है, प्रोमोटर्स क्या होते हैं, पॉइजन्स क्या होते हैं। कई बार कैटलिस्ट भी बेचारा सुस्त पड़ जाता है, उसको खुद एक्टिव करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कैटलिस्ट को भी एक्टिव बनाते हैं, उसकी एक्टिविटी बढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है प्रोमोटर्स। जैसे ये बड़ी फेमस रिएक्शन है हैबर्स प्रोसेस, जो हम पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, अमोनिया फॉर्मेशन की। तो N2 और H2 से अमोनिया बनता है, इसमें Fe जो आयरन है ये कैटलिस्ट है। तो कई बार बेचारा आयरन जब सुस्त पड़ जाता है तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। कौन बढ़ाता है, ये मोलिब्डेनम। तो याद रखना है मोलिब्डेनम क्या है, इसमें प्रोमोटर है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं, उनको फिर कहा जाता है पॉइजन्स। जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आप पढ़ते हैं, रिडक्शन आप करवा रहे हैं तो H2PD पैलेडियम और ये आप रिडक्शन करवाते हैं, आप ये चाहते हैं कि इनकी एक्टिविटी कम हो जाए, तो आप क्या डाल देते हैं, BaSO4। तो ये BaSO4 किसका काम करेगा, पॉइजन का काम करेगा, यानी कि इसके रिडक्शन करने की कैपेसिटी को ये कम करेगा, डिक्रीज करेगा। अब शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, इसके ऊपर अलग से डिटेल से मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बिल्कुल सीता स्वयंवर की तरह है, जहाँ सीता या लड़कियाँ स्वयंवर में अपना वर चुनती हैं खुद, वैसे ही काम यहाँ पर है कि जो कैटलिस्ट है वो खुद चुनता है कि किस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, यानी कि पोर साइज ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या साइज है मॉलिक्यूल्स का, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे जियोलाइट्स शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस में माहिर होते हैं, ये क्या है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं जिनकी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये रिएक्शन को, यानी कि अपनी रिएक्शन को खुद चूज करके फिर कैटालाइज करते हैं। ये 1 मार्क्स में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फेमस जियोलाइट है ZSM5, ये क्या करता है, अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करके, अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन कर देता है, तुरंत उसको बदल देता है गैसोलिन में। इसके अलावा कैटालिसिस में ही और जिक्र आपका आएगा एंजाइम्स का, तो ये आप बचपन से पढ़ते हैं। एंजाइम्स क्या है, एक टाइप के प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, तो ये बायो कैटलिस्ट हैं, वेरियस रिएक्शंस पर काम करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ये नहीं है कि कोई भी एंजाइम आप किसी भी रिएक्शन में डाल देंगे और वो उसको कैटालाइज करेगा। अलग अलग, जैसे कि सपोज आपके पास है C12H22O11, ये सुक्रोज है, इसके ऊपर जो काम करता है वो एंजाइम है इन्वर्टेज, वो इसका हाइड्रोलिसिस करता है, H2O के साथ मिलाएंगे तो क्या बनता है, ये आप 2-3 चैप्टर्स में अलग अलग पढ़ते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इन्वर्टेज एंजाइम है, तो यही यहाँ पर काम करेगा, आप किसी और को लेकर नहीं आ सकते। इसके अलावा ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं, इनमें से कौन सा भी आप आइसोमर लें C6H12O6, और ये टूटता है इथेनॉल में और CO2 में, तो यहाँ पर जैसे एंजाइम है जाइमेज, तो जाइमेज ही यहाँ पर काम करेगा। इसी तरह सेलुलोज का डाइजेशन होना है तो सेलुलेज ही काम करेगा, अगर लिपिड का डाइजेशन होना है तो लाइपेज ही काम करेगा, अगर अमाइलोज यानी कि स्टार्च का होना है तो अमाइलेज ही काम करेगा। मीन्स स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए, कैटलाइज करने के लिए एंजाइम भी स्पेसिफिक चाहिए। द फास्टेस्ट एंजाइम है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते टाइम तोड़ देता है 1 सेकंड में। खैर ये तो कुछ ज़्यादा बायोलॉजिकल बातें हो जाएंगी। इसका जो मैकेनिज्म है वो होता है लॉक एंड की मैकेनिज्म। जैसे स्पेशल ताले के लिए स्पेशल चाबी होती है, वैसे ही स्पेशल रिएक्शन के लिए क्या होता है, स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स क्या हैं,
सबस्ट्रेट बोलते हैं रिएक्टेंट को बायो में। तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम जाएगा, काम करेगा, तोड़ेगा और रिएक्शन को करवाएगा। तो ये एंजाइम्स जो हैं ये भी एक टाइप के कैटलिस्ट हैं। नो डाउट ये भी दो तरह के हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और अब बारी है आपके इंटरनेट दक्षिणा की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको पहुँचाएँ ताकि वो भी इसका कुछ फ़ायदा उठा सकें।